नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग संस्थानों में एनरोल नहीं हो पाएंगे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चे को एनरोल नहीं करवा पाएगा। दरअसल सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की। खासकर इसका मकसद नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते सुसाइड मामलों और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकना है। जिस तरह से कोचिंग सेंटर की मशरूमिंग हुई है और वो एक मनी मेकिंग बिजनेस में तब्दील हो चुके हैं, इसीलिए इस बात का बहुत ही इंतजार किया जा रहा था कि कब इस तरह की गाइडलाइंस आएंगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे गाइडलाइंस में क्या क्या है, क्या खास बातें हैं, क्या वाकई में बच्चे को कोचिंग के मकरजाल से बाहर निकालने में ये पुख्ता तौर पर क्या असरदार साबित होगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में कोचिंग सेंटर्स की ओर से उनके पक्ष को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि हर किसी बच्चे की कुछ नीड्स होती हैं, उसको नर्चर करने में उसको स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है। इस तरह के आर्गुमेंट्स भी है, तो दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छात्रों में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षा को लेकर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी किया है। अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग सेंटर्स में एनरोल नहीं करा सकेंगे। सरकार का ये कदम बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए राहत की बात है। सरकार ने ये गाइडलाइन नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते सुसाइड के मामलों को नियंत्रित करने और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए जारी किए हैं। दरअसल बच्चों में पढ़ाई के दबाव के चलते बढ़ती मेंटल हेल्थ की समस्या, बढ़ता अवसाद, कोचिंग संस्थानों की मनमानी, कोचिंग सेंटर्स में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और पेरेंट्स पर बढ़ता अनावश्यक आर्थिक बोझ भी गाइडलाइन के आने की बड़ी वजह है। इस गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर संचालकों की मनमानी पर भी सरकार ने नकेल कसी है, ताकि कोई कोचिंग सेंटर पेरेंट्स से मनमानी फीस नहीं वसूल सके। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है या कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। गाइडलाइन के तहत अब कोचिंग संस्थान को लेकर भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि छात्रों को फंसाने के लिए कोचिंग सेंटर्स अच्छी रैंकिंग की भ्रामक गारंटी देते हैं। कई छात्र इन झूठे दावों में फंस भी जाते हैं और अनाप शनाप फीस देकर एनरोलमेंट करा लेते हैं। वहीं सरकार की गाइडलाइन के तहत अब कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकेगा। कोचिंग सेंटरों के पास ट्यूटर्स की योग्यता, सिलेबस को पूरा होने की अवधि, फीस का पूरा स्ट्रक्चर और हॉस्टल सुविधाओं से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। वहीं सरकार ने छात्रों के मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए साफ किया है कि कोचिंग सेंटर्स को छात्रों की मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि उन पर मानसिक दबाव न पड़ने पाए। गाइडलाइन में पेरेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। अगर किसी छात्र ने कोचिंग से कोर्स पूरा नहीं किया है और वह बीच में कोचिंग को छोड़ रहा है, तो छात्रों को बकाया रकम 10 दिनों के भीतर कोचिंग सेंटर को वापस करनी होगी। वहीं ऐसे छात्रों पर भी नकेल कसने की तैयारी है जो किसी कोचिंग सेंटर से पढ़कर ऑल इंडिया रैंक लाते हैं और फिर कोचिंग सेंटर के दावों से जुड़े किसी विज्ञापन से खुद को जोड़ लेते हैं। अब छात्र ऐसा नहीं कर सकेंगे। फिलहाल तो इस गाइडलाइन से छात्रों और पेरेंट्स को जहां राहत मिलेगी, वहीं इससे कोचिंग सेंटर्स की मनमानी भी रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। हर्षित मिश्रा जी हमारे साथ हैं, डिप्टी एडवाइजर हैं एजुकेशन के नीति आयोग में। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी, फाउंडर हैं सुपर 30 के, देश के जाने माने शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर आपका शो पर। और हमारे साथ हैं नितिन विजय, फाउंडर एंड सीईओ मोशन एजुकेशन के। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जितना इसको पढ़ रहा हूं हर बार ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि आप इंटेंट को समझिए। सरकार ये जो गाइडलाइन लेकर आई है और इंटेंट ये है कि बच्चे को ट्यूटर की योग्यता, कोचिंग इंफ्रा, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फीस स्ट्रक्चर, ये जो उधेड़-बुन में वो फंसा हुआ है बच्चा, और अपेक्षाओं के बोझ तले ये जो टूटने की हम खबरें सुनते हैं, खुदकुशी करने जैसी घटनाओं की खबर सुनते हैं,
उससे बच्चे को उबारने का एक सरकारी इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी इसकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर, जब ये गाइडलाइंस के बारे में आपने सुना? आपको लग रहा है कि वो इंटेंशन जो है वो पूरा हो पा रहा है? सबसे पहले तो हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की नीति सामने लाई सरकार ने। ये गाइडलाइन बनाए जो बहुत ज़रूरी हो गए थे। ये बात भी सत्य है कि आज हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स के या केंद्र सरकार के बहुत सारे गवर्नमेंट्स स्कूल्स हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर्स नहीं आते हैं रेगुलर, सिलेबस पूरे नहीं होते हैं, टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं और कंपटीशन का लेवल दिन पर दिन हाई होता चला जा रहा है। तो जो बीच का गैप है उसको भरने के लिए लोग कोचिंग जाने लगे। धीरे धीरे कोचिंग सेंटर को लोग समझने लगे कि ये स्कूल का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोचिंग एक सप्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। अब बेचारे माता पिता जिनके पास आखिरी कट्ठे ज़मीन थी वो भी बच्चों को बेच देते हैं। कोटा जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भेज देते कि जाओ, अगल बगल देखा देखी में चला गया बच्चा, दवाओं में, प्रेशर में जाके वहाँ एडमिशन भी ले लिया और कोचिंग संचालक रोका भी नहीं कि इस बच्चे में उस तरह की क्षमता नहीं है कि आईआईटी करे, नीट करे या यूपीएससी करे या कुछ भी करे। ऐसी क्षमता नहीं है, इसमें दूसरे तरह की क्षमता है। बच्चा आ गया बेचारा। कुछ दिन बाद बच्चों को अलग कर दिया गया। जो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा है, जो जिससे रिजल्ट की उम्मीद है, उसको अलग कर दिया गया। बेचारा बच्चा नेग्लेक्टेड फील करता था, उसको बीच में भागने के भी कोई रास्ते नहीं थे, फीस वापसी नहीं। तो सरकार ने बड़ा काम किया कि सबसे पहले तो बैच को आप रिसफल नहीं कर पाएंगे। 16 साल के बाद बच्चा थोड़ा मैच्योर्ड होता है, तब आप एडमिशन लेंगे। अगर बीच में बच्चा संतोषजनक नहीं पा रहा है पढ़ाई को, तो उससे निकल के जा भी सकता है, जिससे आत्महत्या की घटना में बहुत कमी आएगी, हो सके ख़त्म भी हो जाए। तो मैं स्वागत करता हूं, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है, बहुत अच्छा प्रयास है। बट सर, मैं आनंद सर, एक बार मैं एक बैक टू बैक दूसरा क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि ये गाइडलाइंस हैं, इनका कितना सख्ती से पालन होगा, कितना नहीं होगा? मैं बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ रहा हूं पेरेंट्स के। ये भी कहा जा रहा है कि साहब कोचिंग सेंटर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोचिंग सेंटर कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के इधर का कान उधर से पकड़कर घूम फिरा कर पेरेंट्स को ये डर दिखाकर कि देखिए आपका बच्चा समय से तैयारी नहीं शुरू कर पाएगा, दौड़ में पिछड़ जाएगा, पेरेंट्स को ही इस तरह से मना कर कि आप कुछ दूसरे नियमों के साथ आ जाइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर में अगर नहीं जाएगा 16 साल से कम उम्र का बच्चा, तो कोचिंग सेंटर वाले ही स्कूल में चले जाएंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये रुकेगा नहीं। इस बात से सहमत हैं सर? हाँ, सहमत बहुत हद तक है, क्योंकि रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर सरकार जिद बना लेती है, ठान लेती है कि नहीं इस तरह का जो धंधेबाजी है उसको रोकना है, तो सरकार रोक सकती है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मेरा विश्वास है कि इतनी खराब घटनाएं घट रही हैं, आत्महत्या की, डिप्रेशन की कई घटनाएं, तो सरकार को आना चाहिए। हमारा भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। भले पेरेंट्स अभी इस बात को नहीं समझ रहे। अभी सुबह सुबह एक पेरेंट्स हमको भी फ़ोन कर दिए कि अरे यार क्या हो गया, ये तो कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा तो मेरा बच्चा पढ़ेगा कहाँ। तो चीज़ों को समझाना भी है और साथ साथ सख्ती से उसको लागू भी करना है और स्कूल की पढ़ाई अच्छी करनी है, ताकि कोचिंग की मैं आपके इसी स्टेटमेंट से आगे बात बढ़ा रहा हूं सर, और मैं चलूंगा हर्षित मिश्रा जी के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्के की बात आनंद सर ने कही है कि पेरेंट्स के मन में एक भाव ये उठ रहा है कि सरकार ने अगर ये सख्ती लागू कर दी तो मेरा बच्चा पढ़ेगा कहां, क्योंकि उसको आज भी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस पर इतना यकीन नहीं कि वो कोचिंग को सब्स्टिट्यूट, जो अभी आनंद सर ने कहा कि सप्लीमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो देखा जा रहा है। आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है मिश्रा जी कि सरकार को चाहिए था कि हमारी स्कूली शिक्षा को और मजबूत करें, बजाय कि इस तरह के कदम उठाने के, क्योंकि इशू तो शिक्षा है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं और बहुत ही स्वागत योग्य ये प्रयास है। दूसरी बात यह है कि ये अकस्मात नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने
इसका एक फाउंडेशन रखा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये अपने रिकमेंडेशंस में कहा है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था को बनाना है, हमें एक ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाना है, हमें एक ऐसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन सिस्टम को अडॉप्ट करना है जिसमें कि कोचिंग की जरूरत ना पड़े। हमें एक ऐसे कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिस्टम को अपने अपने अपनी परीक्षाओं में अडॉप्ट करना है, जिसके बाद जो जो विद्यालय की पढ़ाई है वही पर्याप्त हो और हमें कोचिंग की जरूरत ना पड़े। तो ये कोई सरकार के द्वारा लिया गया अकस्मात कदम नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन है। उनके क्रियान्वयन की दिशा में सरकार के कई कदमों की तरह एक और कदम। ये तो पहली बात है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ एक कदम है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी तक हमारे देश में कोचिंग संस्थानों को लेकर के कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी दिशा निर्देश नहीं थे। तो ये भारत सरकार की तरफ से पहला ऐसा प्रयास है, पहली ऐसी गाइडलाइंस है जो कि राज्य सरकारों और यूटी गवर्नमेंट को भेजी गई हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची का विषय है, तो ये हर राज्य के अपने अपने लीगल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करेगा कि वो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। भारत सरकार ने उनको एक गाइडलाइंस के रूप में एक दिशा निर्देश उनको जारी किए हैं, जिसका कि वो पालन सुनिश्चित करेंगे। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात अब मैं आता हूं, जो आपने उठाया है कि जरूरत है कि हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। तो बिल्कुल जरूरत है, और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकारों का ये प्रयास है, भारत सरकार का ये प्रयास है और संभवतः सारी राज्य सरकारों का ये प्रयास है कि स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। उसके लिए जो भी जरूरी कदम है, उसके लिए टीचर रिक्रूटमेंट का मामला हो, उसके लिए पीपल टीचर रेशियो का मामला हो, उसके लिए टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले हो, उन सारे मुद्दों पर सरकार बहुत ही गंभीरता से कार्य कर रही है, बहुत ही गंभीरता से प्रयास कर रही है। दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं सर मैं आपको, दो आर्ग्यूमेंट जो आ रहे हैं, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। नंबर 1 कि ये लीपापोती है सरकार की, जो शिक्षा व्यवस्था को जितना काम किया जाना चाहिए था राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर, उतना हो नहीं पाया, इसलिए लीपापोती है। काउंटर नंबर 1। नंबर 2 ये कहा जा रहा है कि एक्सपोजर टू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो बच्चे को होनी चाहिए, कम उम्र में एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का एक्सपोजर उसका सीमित हो रहा है बच्चे का, आप उसको कोचिंग जाने से मना कर रहे हैं। और नंबर तीसरा जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप पेरेंटल चॉइस को भी बहुत सीमित कर रहे हैं। पेरेंट्स को अपनी बेस्ट एजुकेशनल अप्रोच उसके बच्चे के लिए क्या हो, उससे आप उसको दूर कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि सरकारें शिक्षा दुरुस्त नहीं कर पाई और कोचिंग जो ये काम कर रहे थे उन पर आपने प्रतिघात किया। ये काउंटर सर, इसका क्या जवाब है? नहीं, ये काउंटर जो है, इसका पहला काउंटर में आपके डिबेट में जो ब्रीफिंग दिया गया, जो कि कोचिंग्स में जो सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर जो पीयर प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की रोकथाम के लिए ये एक कदम है, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें जो कोचिंग का डेफिनेशन दिया गया है, उसमें एक ऐसी कोचिंग की कल्पना है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स हों, कम से कम 50 की संख्या में उसमें स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, और ये कहीं भी ऐसा कोई भी प्रयास नहीं है। देखिए, पब्लिक एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन है, सारा का सारा एजुकेशन है वो हमारे देश का है। देश में सरकारी स्कूलों में भी स्टूडेंट हैं, देश में प्राइवेट स्कूलों में भी स्टूडेंट हैं, और वो सारे के सारे देश के भावी नागरिक हैं। तो इसको पब्लिक और प्राइवेट ऐसे करके इसको नहीं देखना है। इसको ये भी नहीं देखना है कि ये किसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर कोई घात या प्रतिघात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार और सरकार की सारी संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य ये है कि देश के बच्चे कैसे न कैसे करके, अब जो उनकी विधाएं हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनकी लर्निंग है, उसमें वो आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन अपनी यानी कि जो गैर जरूरी एकेडमिक प्रेशर है वो बच्चों पर ना आए, और साथ ही साथ में फी स्ट्रक्चर से लेकर मेंटल हेल्थ उनकी सेहतमंद रहे, दुरुस्त रहे, ये इसके पीछे की मंशा है। मैं फटाफट से नितिन जी के पास आना चाहूंगा। नितिन जी, कहा यह जा रहा है कि इन गाइडलाइंस की आवश्यकता पड़ती ही नहीं अगर कोचिंग सेंटर्स अपनी मर्यादा न लांघते। आपने बच्चों को रैंकर और बैंकर में बांट दिया, एक जो रैंक लाता है, दूसरा जो आपके लिए पैसा लेकर आ रहा है, यह स्थिति नहीं आती। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर?
सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि सर जो गाइडलाइन लाई गई हैं अभी, इसको राजस्थान सरकार इसकी 95% गाइडलाइंस पहले से हम सब लोगों से फॉलो करा रही है और हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। ओके। तो जो आपने रैंकर बैंकर वाली बात बोली है, या ये बोला गया है कि बैच शफलिंग वो सब यहाँ पे नहीं होते हैं, अब अगर अपन बात करें तो बैच सेग्रीगेशन बंद हो चुके हैं बिल्कुल, बच्चों के पब्लिकली जो उनके रिजल्ट है उनको शो ऑफ नहीं करा जाता है। इसकी 95% गाइडलाइंस की पालना कोटा शहर की और राजस्थान में तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि सभी जगह पे हो रही है। रही बात, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी कोटा का ही पला बड़ा हूँ, यहीं से पढ़ा, आईआईटी गया, वापस शिक्षण का कार्य करीब 20 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं कुछ अपना विद्यार्थी जीवन और एक शिक्षक के जीवन का समावेश आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कोचिंग संस्थानों को स्कूल का कॉम्पिटिटर माना गया है, जो मेरे हिसाब से गलत है। आप अंतर को समझिए। कोचिंग को भी दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10th या 11th क्लास में है और वो अपने स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसको वापस पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहा है, तो ये एक सप्लीमेंट इशू हो गया है। दूसरा मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कोई बच्चा 11th में है, वो स्कूल में अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, पर अगर वो 11th में अपनी कोचिंग दूसरी जगह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कर रहा है, ये अलग टाइप की कोचिंग है। आप इस बात को समझिए कि बोर्ड की तैयारी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, जो सरकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, दूसरे एग्जामिनेशन नहीं है, प्राइवेट एग्जामिनेशन नहीं है, चाहे जे ले लीजिए, नीट ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लीजिए, ये सरकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इनकी तैयारी स्कूल में नहीं हो सकती। स्कूल का करिकुलम भले सिलेबस सेम हो, पर पढ़ाने का तरीका अलग है। वहां पे थ्योरी ज्यादा आती है, यहाँ पे सवाल ज्यादा आते हैं, यहाँ की पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके लिए बच्चों को किसी न किसी कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो इस कोचिंगों को दो हिस्सों में अपने को तोड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं सरकार को जिस तरफ ध्यान देना चाहिए वो इस तरफ है कि कस्टमाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे सारा कंटेंट कस्टमाइज्ड है। बच्चे को, हर बच्चे को होमवर्क डिफरेंट मिलता है। क्या मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता हूं, बट फिर भी अपन समझे कोचिंग को दो हिस्सों में तोड़िए। जो स्कूल के सपोर्ट सिस्टम में कोचिंग चल रही है उसमें ये बोला जा सकता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और फिर उसको स्कूल की पढ़ने के लिए कोचिंग पे जाना पड़ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि स्कूली शिक्षा उतनी कारगर नहीं जितनी होनी चाहिए। पर अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके बाद वो कोचिंग कर रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो देना चाहता है, ये शिक्षा बिल्कुल अलग है। नहीं सर, देखिए इसमें गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है, जो संज्ञान में आया था नितिन जी, जो संज्ञान में आया, पहला जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो पैरेलल एक स्कूल चला रहे हैं। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वहां पहले जा रहा है, प्रायोरिटीज जो हैं। दूसरा, जो बच्चे की साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं, जिसमें एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए जिस एज में, उस एज में आप बच्चे को डाल रहे हैं कि साहब आपको आईआईटी निकालना है, आपको मेडिकल की तैयारी करनी है, आपको फलां कंपटीशन की तैयारी करनी है। सवाल यह है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ये अननेसेसरी एकेडमिक करियर का प्रेशर देना क्या सही था सर? नहीं सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 16 साल से नीचे के बच्चों को कोचिंग संस्थान एकेडमिक प्रेशर नहीं दे रहे हैं। शायद गलत, आप अगर आके देखेंगे उस बात को तो आपको डिफरेंस नजर आएगा उसमें भी। पर कुछ बच्चे हैं, जैसे मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं सर, जो मेरा खुद का व्यक्तिगत देखा हुआ है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी वाकई 8th से साइंस में बहुत रुचि होती है। वो आईजेएस, आप आईजेएस 9th का एग्जामिनेशन होता है साइंस ओलंपियाड, सर वो स्कूल के करिकुलम से नहीं पास हो सकता है। उसके लिए बच्चों को वो स्कूल के करिकुलम से किसी कीमत पे पास हो सकता है। या तो सरकार 8th and 10th में जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट आज मतलब जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें नेशनल अगर गोल्ड मेडल चाहिए तो उस बच्चे को 9th-10th से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई स्कूल जा रहा है और स्कूल की कोचिंग बात कर रहा है वो गलत है, पर कुछ बच्चों का ये जो पॉलिसी आई है इसमें शायद अच्छे बच्चे जो देश को मिलते हैं उनका नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। मैं मान सकता हूं बहुत सारे बच्चे, दो बड़ी क्लीशे चीजें आपने इस्तेमाल किया। नंबर 1, देखिए ये क्लासिक एग्जांपल है। नितिन जी बुरा मत मानिएगा, नितिन जी बुरा मत मानिएगा, आपने दो क्लीशे लाइनों का इस्तेमाल किया जो कोचिंग सेंटर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, स्कूल की पढ़ाई से आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे, यही पूरा इन कोचिंग सेंटर्स का ताना बाना होता है। और दूसरा आपने जो बोला अच्छे बच्चे, दूसरा जो आपने बोला अच्छे बच्चे कौन सर? जो कंपटीशन निकाल रहे हैं वो अच्छे बच्चे, जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो अच्छे बच्चे नहीं, जो पीछे रह गए वो अच्छे बच्चे नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपकी पहली बात आपने बोली कि क्या स्कूल करिकुलम से, और मैं इसका बिल्कुल आपकी बात से मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं। क्या स्कूल का जो करिकुलम है साइंस का, मैं साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आता हूं, क्या स्कूल के करिकुलम से जेई की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है? मुश्किल है सर। आप समझिए प्रक्रिया ही डिफरेंट है। वहां पे थ्योरी पूछी जाती है, मुश्किल और नामुमकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। कोचिंग सेंटर्स बताते हैं कि नामुमकिन है, आप लोग ये बताते हैं कि नामुमकिन है। अगर आपने हमारे साथ 4 साल का एनरोलमेंट नहीं किया, नहीं निकाल पाएंगे। यही तो सरकार बंद करना चाहती है, इसी प्रवृत्ति को तो बंद करना चाहती है सर सरकार। मैं फटाफट से एक छोटा सा आर्गुमेंट ले लूं आनंद सर से। जी नितिन जी मैं आऊंगा। आनंद सर, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ब्रेक भी लेना है सर, क्विकली
क्या वाकई में स्कूल करिकुलम से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे? अगर विद्यार्थी तेज है तो सेल्फ स्टडी से कुछ भी कर सकता है। अभी कुमार अभिनव जमशेदपुर का लड़का था, गोल्ड मेडल लिया ओलंपियाड में सेल्फ स्टडी से, आईआईटी रैंक 1 दिया, कोई कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लिया। तो अब अगर हम बच्चों को सिर्फ कोचिंग बेस्ड कर दे तो ज्योग्राफी का ज्ञान उनको नहीं होगा, हिस्ट्री का ज्ञान, दुनिया की समझ नहीं हो जाएगी। आईआईटी में अच्छा रैंक देने के बाद भी वो कंप्यूटर पर ठक ठक करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। तो एक जो आप अभी बोल रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात, उसके लिए स्कूल बहुत जरूरी है। मैं फटाफट से मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आर्ग्यूमेंट आया जो नितिन जी ने भी दिया है, और ये आप माने ना माने लेकिन ये धारणा है, और लोगों को, पेरेंट्स को ये लगता है कि पर्याप्त नहीं है स्कूल का करिकुलम उनके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्कूल का करिकुलम पर्याप्त नहीं है, इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। अभी आपने कहा कि एनसीईआरटी, आपने सिविल सर्विसेज की बात की और उसमें आपने बताया कि कैसे वहां पर कहा जाता है कि यू बैक टू योर बेसिक्स, आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप एनसीईआरटी के करिकुलम को पढ़ें। तो मैं तो ये नहीं मान सकता। और अभी और पैनलिस्ट ने भी, मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि अगर बच्चा क्षमतावान है, बच्चा ऊर्जावान है, बच्चा मोटिवेटेड है, तो कुछ भी संभव है। तो करिकुलम का पर्याप्त ना होना तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये है कि हाँ, हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, हमारे सैनिक स्कूल हैं। आप इन स्कूल का रिजल्ट देख लीजिए, आप कई सारे सरकारी विद्यालयों के रिजल्ट्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि तमाम सारे स्टूडेंट्स ने, छात्र ने, छात्राओं ने, विद्यार्थियों ने आईआईटी जेईई के एग्जाम क्लियर किया है, बगैर कोचिंग के किया है, बगैर कोचिंग के किया है। और ये इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। आनंद सर, एक म्यूचुअल रास्ता क्या निकले? ये एक, क्योंकि इन गाइडलाइंस के इंप्लीमेंटेशन को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। स्थिति ये है, जैसा मैंने शुरू में कहा, पेरेंट्स के मैं रिएक्शंस पढ़ रहा हूं, उनको अभी भी यकीन नहीं है कि इस तरह से पारदर्शिता आ पाएगी कोचिंग सेंटर्स में। तो फिर क्या वो तरीका हो सर कि कोचिंग सेंटर्स में जो सही इंटेंशन के साथ कोचिंग दे रहे हैं वो भी तंत्र सुरक्षित रहे और ये पूरा ताना बाना एक बेहतर बन पाए? बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले जो ये नीतियां बनी है उसको सख्ती से लागू होना चाहिए और साथ साथ स्कूल की पढ़ाई पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो कोचिंग में जितने लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छे लोग हैं, क्या उनको स्कूली शिक्षा से जोड़ा जा सकता है? क्या उनको स्कूल में विशेष वेतन के साथ ऑफर दिया जा सकता है? इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं नई बात बता रहा हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बीएड नहीं होते लेकिन ग्रेजुएट हैं, बीटेक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। नितिन जी ने बोला कई लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वैसे लोग जो प्रतिभाशाली बच्चों को या कमज़ोर विद्यार्थी का फ़र्क किए बगैर पढ़ा रहे हैं, ऐसे टैलेंटेड टीचर की देश को आवश्यकता है। ऐसे शिक्षकों को बहाल करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए और स्कूल को जो सरकारी व्यवस्था है उसको सशक्त बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली नितिन जी, ये सारी कवायद अगर आप देखेंगे तो बच्चों के स्पीच साइड से, उनकी मेंटल हेल्थ से, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, जिनको लगता है कि उनका सर्वस्व झोंक दिया जा रहा है बच्चे की कोचिंग के चक्कर में, और ये सब हो रहा है देखा देखी में, होड़ में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो होता है कि मेरा बच्चा छूट ना जाए। क्या सर एक बेहतर तरीका बना सकते हैं कोचिंग सेंटर्स के, कम से कम ऐसा ना लगे कि वो फायदा उठा रहे हैं स्थिति का? सर मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूं कि मैं मतलब कोचिंग संस्थानों को शायद व्यापारी मान लिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हम भी शिक्षा से उतना ही प्रेम है, हमारा अस्तित्व उन्हीं की वजह से, बच्चों की वजह से। आप पहले इस बात को समझिए, हो सकता है मेरी बात आपको बनावटी लगे। मैं हर्षित सर की एक बात पे कुछ बोलना चाहता हूं, पहले आपको बता दूं। हर्षित सर ने कहा कि करिकुलम सेम है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि करिकुलम सेम है, बट मैं कह रहा हूं दोनों एग्जामिनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे बच्चे के मार्क्स देखे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रैंक देखी जाती है। बोर्ड की पढ़ाई में स्कूल में थ्योरी देखी जाती है, यहाँ पे सवाल देखे जाते हैं, उसमें थ्योरी भी आती है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी आती है और कैलकुलेशन भी आती है। इसलिए बच्चे के लिए एक प्रणाली जोड़नी चाहिए जो स्कूल करिकुलम के साथ है। मैं फिर इसमें आनंद सर की बात पे वापस उनसे सहमत होता हूं कि उन्होंने बोला कि क्या कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए सरकार को कि जो कोचिंग संस्थान अभी कर रहे हैं उसको कैसे स्कूल के करिकुलम में एडजस्ट करा जाएगा या कैसे इनको इंटीग्रेट करा जाएगा, ताकि जो बच्चा स्कूल करिकुलम में पढ़ रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर पाए।
अच्छा, जो सर ने बोला, जैसे सर ने एक एग्जांपल भी लिया कि गरीब बच्चा स्कूल का, नवोदय का, जवाहर का निकले बच्चे, मैं एग्री करता हूं उनसे, बट सर वो 1% जो खुद सेल्फ डिसिप्लिन थे, जो आईक्यू वाले थे, वो अपने आप करके निकल गए। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं नितिन जी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं नितिन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझे आप सिंपल से बताइए, आप कह रहे हैं कि ये पैसा कमाने का अड्डा कोचिंग सेंटर्स नहीं है, तो मुझे बताइए कोचिंग सेंटर्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए के फलसफे पे काम कर रहे हैं? मैं बताऊं, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये उसी फलसफे पे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो एजुकेटर्स आ रहे हैं वो अच्छा वेतन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है। सरकार कोचिंग संस्थानों पे 18% जीएसटी भी लागू कर रखी है, जिससे सरकार को बहुत बड़ी आय भी हो रही है, हम उसके भी पक्षधर हैं, ठीक है, जैसे भी सिस्टम चल रहा है। मुझे लगता है कि डिनायल मोड में किसी को भी नहीं रहना चाहिए, सरकार को भी नहीं रहना चाहिए कि उनकी शिक्षा व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त है, कोचिंग सेंटर्स को भी नहीं रहना चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स फायदे का धंधा है, इसमें अगर वो कर रहे हैं, कारोबार के रूप में कर रहे हैं, मानने में प्रॉब्लम क्या है? हम क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है? सिर्फ पारदर्शिता और बच्चों के मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ ना हो, बात इतनी सी है। हर तरफ अगर डिनायल मोड रहेगा तो मुझे लगता नहीं है कि किसी एक आर्गुमेंट पर, एक पिच पर हम लोग पहुंच पाएंगे, लेकिन सभी पक्ष इस पर देख सुनकर बैठकर आगे बढ़े ताकि उस बच्चे का भविष्य, उसकी मेंटल हेल्थ सुरक्षित रहे, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। नितिन जी थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिश्रा सर थैंक यू सो मच सर, आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।